हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी दोस्तों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी पहले की तरह बहुत बढ़िया होंगे। हमारी इस सीरीज में दोस्तों हम वीकली करंट अफेयर्स का डिस्कशन करते हैं। इस सीरीज को शुरू करने का हमारा मोटिव आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाना है। साथ ही हफ्ते भर में आपने करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं, कहीं से भी पढ़े हैं, उन सभी क्वेश्चंस का एक बार फिर से रिवीजन करना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम अपनी इस सीरीज में 21 सितंबर 2020 से लेकर के 27 सितंबर 2020 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। मात्र 1000 रुपए की फीस देकर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अपनी एमपी पुलिस की तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, आईएमडी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा। दोस्तों, पिछले हफ्ते इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन SUTD के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 को पब्लिश किया था। इस इंडेक्स में दोस्तों वर्ल्ड की 109 सिटीज़ जो हैं, मेजर सिटीज़ जो हैं, इनका सर्वे किया गया, जिसमें सिंगापुर पहले, हेलसिंकी दूसरे और ज्यूरिक जो है ये तीसरे स्थान पर रहा था। इस इंडेक्स में किन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जाती है तो यहाँ पर दोस्तों है तो यहाँ की इकोनॉमिक और टेक्निकल डेटा, साथ ही यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका माइंडसेट, इनकी थिंकिंग कैसी है, साथ ही इनका जो शहर है ये कितना स्मार्ट है, इन सारी चीज़ों को इस इंडेक्स में मॉनिटर किया गया। इंडिया, हमारे देश भारत की बात करें तो हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा। इस रैंकिंग में हैदराबाद 85th पोजीशन पर है, दिल्ली 86 पोजीशन पर है, मुंबई जो है ये 93 पोजीशन पर है और बेंगलुरु की बात करें तो बेंगलुरु जो है ये 95th पोजीशन पर है। तो हमारा जो प्रश्न है कि आईएमडी ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा, तो ये रहा है ए, सिंगापुर। अगला प्रश्न है हमारा, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों, पिछले दिनों पेंगुइन इंडिया लिमिटेड ने अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन पुस्तक का जो है ये प्रकाशन किया है। अरुंधति राय द्वारा लिखी गई ये पुस्तक निबंधों का संग्रह है। दोस्तों, दुनिया भर में फ्रीडम यानी कि जो आज़ादी होती है इसका क्या अर्थ है, इनके द्वारा जो है इस पुस्तक में बताया गया है। वर्ष 1997 में इनकी एक नॉवेल आई थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए जो है इन्हें मान बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी दोस्तों इनका नाम आता है। आपने मेघा पाटकर का नाम सुना होगा, जो कि एक समाज सेविका है। सरदार सरोवर डैम जो है इसके जल भराव को लेकर के जो है ये निरंतर आंदोलन करती रही हैं और कालांतर में अरुंधति राय जो हैं ये मेघा पाटकर के साथ में इस आंदोलन में भी शामिल हुई थी। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो इसीलिए ये फैक्ट जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। लौटते हैं प्रश्न पर। प्रश्न ने पूछा है, आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है बी, अरुंधति राय ने। चेतन भगत की बहुत जल्दी एक पुस्तक आने वाली है दोस्तों, जिसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। पहले इस पुस्तक का नाम था वन अरेंज्ड मैरिज, लेकिन बाद में जो है चेतन भगत ने इसका नाम बदलकर वन अरेंज्ड मर्डर कर दिया है। अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक का आयोजन जो है ये पिछले दिनों किस देश की अध्यक्षता में किया गया। तो दोस्तों, पिछले दिनों जो है ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक का आयोजन जो है ये वर्चुअली रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। इस बैठक में हमारे देश भारत का प्रतिनिधित्व हमारे NSA जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल जी, इन्होंने जो है भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस बैठक में दोस्तों आतंकवाद और उग्रवाद को लेकर जो है बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स के बारे में दोस्तों मैंने 21 सितंबर 2020 के अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। अगर आप ब्रिक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा वो वीडियो जाकर के जरूर से देखें। ये हमारा दोस्तों
वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है, इसमें हम रिवीजन करने के लिए आए हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसे मैं स्किप कर जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ हम क्वेश्चन का डिस्कशन ही करने वाले हैं। अगर उनसे रिलेटेड हिस्ट्री जो है उसे मैं आपको बताने लगूंगा तो हमारा ये वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो जो है यही बहुत लंबा हो जाएगा। जो हमारे स्टूडेंट रेगुलर हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो भी नया स्टूडेंट है और उसको अगर किसी चीज़ को लेकर के डाउट है तो वो जो है हमारा जिस तारीख का मैं वीडियो में उससे बताऊंगा उस तारीख का वीडियो जाकर के देख सकता है, उसमें उसके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? दोस्तों, पिछले दिनों अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जो है इस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। माननीय राष्ट्रपति जो है हमारे श्री रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने जो है तत्काल प्रभाव से इनका इस्तीफा जो है हम हरसिमरत कौर बादल जी जो है इनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया था। दोस्तों, हरसिमरत कौर बादल जो है ये अकाली दल की सांसद हैं और अकाली दल जो है ये भारतीय जनता पार्टी की एलआई रही है, अभी भी एलआई है। हालांकि इनका गठबंधन जो है ये अभी बना हुआ है, गठबंधन टूट गया है, इस प्रकार की कोई चर्चा अभी नहीं की गई है। किसान बिल जो है इसे लेकर के इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। किसान बिल क्या होता है इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अभी जब मैं आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 12 से 13 हज़ार लोग वो वीडियो देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जा करके जरूर से देखें। प्रश्न पूछा है कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है ए नरेंद्र सिंह तोमर जी को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, पिछले दिनों मार्गरेट एटवुड को 2020 के डेटन लिटरेरी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जो है दोस्तों शांति यानी कि पीस, सामाजिक न्याय यानी सोशल जस्टिस और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग जो है इसको बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। दोस्तों, मार्गरेट एटवुड जो है ये एक प्रसिद्ध लेखिका है, तो इनका नाम जो है याद रखिएगा। प्रश्न में हमसे पूछा है, पिछले दिनों वर्ष 2020 के डेटन साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ए मार्गरेट एटवुड को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे जो है प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ये जो अल्जाइमर डिसीज़ होती है इसके बारे में दुनिया भर में फैली हुई जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करना है। वर्ष 2020 में अल्जाइमर दिवस की थीम है लेट्स टॉक अबाउट डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब एक मनोभ्रंश की बीमारी होती है, पागलपन भी उसे बोल सकते हैं। तो इस दिन को दोस्तों मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 1994 से। अल्जाइमर क्या होता है? आपने बहुत नाम सुना है अल्जाइमर का, लेकिन अल्जाइमर होता क्या है? अल्जाइमर जो है दोस्तों ये बेसिकली एक भूलने की बीमारी होती है और ये जो है वर्तमान समय में बहुत तेज़ी से दुनिया भर में फैल रही है, जो इंसान की याददाश्त को कमज़ोर करता है। साथ ही डिमेंशिया यानी कि जो पागलपन का सबसे आम कारण होता है, जिसमें पीड़ित की याददाश्त जो होती है ये बेहद कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अल्जाइमर जो होती है ये एक भूलने की बीमारी होती है। तो हमारा जो प्रश्न है कि विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सी 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, एनटीआरओ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, पिछले दिनों अनिल धस्माना जी को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अनिल धस्माना जी जो हैं दोस्तों ये पूर्व में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हमारी जो रॉ है खुफिया एजेंसी, इसके प्रमुख भी रह चुके हैं। वर्ष 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये और एक पाकिस्तान विशेषज्ञ भी हैं ये। वर्ष 2019 में जो बालाकोट की एयर स्ट्राइक हुई थी ना दोस्तों, ये उसके मुख्य योजनाकार भी रहे थे। तो इनका नाम हमें याद रखना है। प्रश्न में हमसे पूछा है एनटीआरओ का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है ए अनिल धस्माना जी को। अरविंद कुमार की बात करें तो ये हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं। सामंत गोयल की बात करें ये हमारे रॉ के चीफ हैं। राकेश अस्थाना की बात करें तो ये हमारी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है ए प्रॉमिस्ड लैंड इनमें से किसका संस्मरण है? दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल का एक संस्मरण है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड, जो है
इसे ओबामा जी ने जो है जारी करने की घोषणा की थी, इसीलिए ये चर्चा में आई थी। 786 पन्नों की इस किताब को जो है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है। इसे जो है नवंबर 2020 में लगभग देश दुनिया भर की 25 भाषाओं में जारी किया जाएगा। ए प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा के राष्ट्रपति काल के दौरान की घटनाओं का एक संकलन है दोस्तों। इस पुस्तक में जो है इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए जो जो घटनाएं देखी हैं, उन घटनाओं से रिलेटेड जो वाक्य हैं, उन सभी वाक्यों को इन्होंने जो है अपनी पुस्तक में संकलित किया है। ये इसका पहला संस्करण है। इसके बाद में जो है इसका दूसरा संस्करण भी आएगा। तो हमारा जो प्रश्न है, ए प्रॉमिस्ड लैंड इनमें से किसका संस्मरण है? तो ये है सी, बराक ओबामा जी का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मानव पूंजी सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों पिछले दिनों विश्व बैंक ने द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 अपडेट ह्यूमन कैपिटल इन द टाइम ऑफ कोविड-19 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। मानव पूंजी सूचकांक जो है दोस्तों HCI ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट प्रैक्टिस ग्रुप और विश्व बैंक के बीच एक सहयोग से स्थापित किया गया है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में शामिल 174 देशों में से हमारा देश भारत जो है ये 116वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में दोस्तों सिंगापुर पहले, हांगकांग और चीन दूसरे स्थान पर, जबकि जापान जो है ये इस इंडेक्स में तीसरे स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में दोस्तों मार्च 2020 तक दुनिया के 174 देशों की जो 98% आबादी है, इसको कवर करने वाला स्वास्थ्य और शिक्षा का डेटा भी शामिल है। तो हमारा जो प्रश्न है कि HCI इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है D 116वें स्थान पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, HD देवगौड़ा जी जो हैं ये हमारे भारत देश के किस क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं? मतलब कौन से नंबर के ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो दोस्तों पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ ली है। ये 87 वर्ष के हैं और जून 2020 में कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। हुआ ये कि पिछले दिनों जो है संसद के सत्र शुरू हुए हैं और इन्होंने जो है राज्यसभा के सदस्य के तौर पर जो है शपथ ली है और इसीलिए जो है ये चर्चा में आए थे। 1996 के बाद पहली बार JDS का कोई नेता जो है दोस्तों ये राज्यसभा का सदस्य बना है। राज्यसभा के जो हमारे सभापति हैं M वेंकैया नायडू जी, मतलब जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने जो है HD देवगौड़ा जी को जो है शपथ दिलाई है। 1994 से साल 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे ये और 1996 में संयुक्त मोर्चा सरकार का नेतृत्व करने वाले देश के 11वें प्रधानमंत्री बने थे ये। तो इनका क्रम याद रखिएगा। प्रश्न पर वापस लौटते हैं। प्रश्न में पूछा HD देवगौड़ा भारत के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो ये रहे हैं C 11वें क्रम के। अगला प्रश्न है हमारा, घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? दोस्तों पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया है। ऑप्टिकल फाइबर सेवाओं जो हैं दोस्तों इन्हें घर तक फाइबर योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है। घर तक फाइबर योजना का क्रियान्वयन जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है इसके द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत बिहार राज्य के 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर सेवाओं से जोड़ना है और बिहार में जो है डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देना है। तो हमारा जो प्रश्न है कि घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है B, बिहार में। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसे IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया? दोस्तों पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को IG नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार हर साल 10 असामान्य वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए लोगों का चयन यानी लोगों का सिलेक्शन जो करती है वो करती है हास्य विज्ञान पत्रिका जिसका नाम है एनल्स ऑफ इम्प्रूवेबल। तो इनके द्वारा जो है इनका चयन किया जाता है। इस संस्था का दोस्तों ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इन्होंने दुनिया को ये सीख दी है कि वैज्ञानिकों के अलावा राजनेता भी जो होते हैं ये लोगों को जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को मेडिकल एजुकेशन के लिए IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार जीतने वाले दोस्तों नरेंद्र मोदी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इसके पहले जो है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं इन्हें भी इस पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो ये जो है अब दूसरे प्रधानमंत्री हो गए हैं।
केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दोस्तों इसके लिए नहीं चुना गया है। विश्व भर के बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस बार के IG नोबेल प्राइज के लिए चुना गया है। कुछ विशेष नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति हो गए जैर बोल्सोनारो, और टर्की के प्रेसिडेंट हो गए रजब तैयब अर्दोआन, और अमेरिका के प्रेसिडेंट हो गए डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा दुनिया के और भी बहुत सारे राजनेताओं को इस सम्मान के लिए चुना गया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि इनमें से किसे IG नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है C नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है हमारा, स्नो लेपर्ड नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का बीते दिनों निधन हो गया। दोस्तों पिछले दिनों दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के 10 बार फतेह करने वाले नेपाली पर्वतारोही आंगरीता शेरपा का निधन हो गया। ये 72 वर्ष के थे। इन्हें स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुआ के नाम से भी जाना जाता था। 1986 से 1996 के बीच 10 बार बिना ऑक्सीजन के जो है इन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दिसंबर 1987 में इन्होंने एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया दोस्तों, जब ठंड के मौसम में बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के एवरेस्ट फतेह करने वाले ये पहले व्यक्ति बन गए। इनका नाम जो है, इनके नाम पर कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। तो इनका नाम हमें याद रखना है कि स्नो लेपर्ड नाम से मशहूर किस प्रसिद्ध पर्वतारोही का निधन हो गया है बीते दिनों, तो ये हो गया है A आंगरीता शेरपा जी का। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इटालियन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता। दोस्तों पिछले दिनों सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन को हराकर साल 2020 का मेंस सिंगल इटालियन ओपन का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। वहीं विमेन सिंगल खिताब की बात करें तो रोमानिया की जो सिमोना हालेप है, इन्होंने कैरिलोना प्लिस्कोवा को हरा करके विमेन सिंगल इटालियन ओपन 2020 का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। प्रश्न में हमसे पूछा है कि इटालियन ओपन 2020 मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है B नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया। दोस्तों इंटरनेशनल रेड पांडा डे हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों को लेकर लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। वर्ष 2020 का इंटरनेशनल रेड पांडा डे जो है दोस्तों, ये पिछले 19 सितंबर को मनाया गया। इस दिन को मनाने की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी, तो वर्ष 2010 से जो है पांडा नेटवर्क द्वारा, रेड पांडा नेटवर्क द्वारा जो है इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई थी। लाल पांडा की 2 प्रजातियां होती हैं। इनमें पहली प्रजाति होती है एलोरुस फुल्जेंस, जिसे आमतौर पर हिमालयन रेड पांडा के नाम से जाना जाता है, और दूसरी प्रजाति होती है एलोरुस फुल्जेंस स्ट्यानी, जिसे आमतौर पर चाइनीज रेड पांडा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ज़्यादातर हिमालयी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी चीन में पाए जाते हैं। IUCN एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है दोस्तों, और सिर्फ IUCN की वजह से ही जो है मैंने इस क्वेश्चन को लेकर के आया था अपने वीडियो में। IUCN के बारे में मैंने विस्तार से जो है अपने डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर आप IUCN के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरा जो 23 सितंबर का वीडियो है उसे जाकर के आप देख सकते हैं। प्रश्न पर वापस लौटते हैं। प्रश्न में पूछा है अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 19 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो सेवा जो है शुरू की है। दोस्तों पिछले दिनों भारत और मालदीव ने दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 21 सितंबर 2020 को पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। ये मालवाहक सेवा मालदीव के फुलदुफुशी और माले बंदरगाह को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगा। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है, तो ये शुरू की है हमने C मालदीव के साथ में मिलकर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि पिछले दिनों हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया। दोस्तों पिछले दिनों हमारी DRDO ने स्वदेशी हाई स्पीड टारगेट ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। अभ्यास एक हाई स्पीड ड्रोन है। अभ्यास ड्रोन को हथियार प्रणालियों के अभ्यास के दौरान मिसाइलों द्वारा टारगेट किया जा सकता है, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR जो है यहाँ से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट के जो है इसका सफल परीक्षण
किया है। तो हमारा जो प्रश्न है, हाई स्पीड ड्रोन अभ्यास का सफल परीक्षण किस स्थान से किया गया? तो ये किया गया बी, ओडिशा के बालासोर से। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में जो है आधिकारिक भाषा विधेयक को जो है लोकसभा में मंजूरी दे दी गई है? मतलब किस राज्य के आधिकारिक भाषा विधेयक को लोकसभा से मंजूरी मिल गई है? बीते दिनों दोस्तों लोकसभा ने जम्मू एवं कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक में 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने का प्रावधान किया गया है। इस विधेयक के माध्यम से कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी जो है इन भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर घोषित किया गया है। भाषा के इतिहास को लेकर दोस्तों जम्मू कश्मीर की क्या स्थिति रही है, इस पर भी जो है मैंने 24 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में बताया हुआ है कि जम्मू कश्मीर में जो है इस प्रावधान को क्यों अभी लाया गया है, वर्ष 2020 में ही क्यों लाया गया, पहले क्यों नहीं लाया गया था। तो ये सारी बातें जो है मैंने अपने 24 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में डिस्कस की हुई है। प्रश्न पर वापस लौटते हैं कि किस राज्य के आधिकारिक भाषा विधेयक को लोकसभा से मंजूरी दे दी गई है? तो ये दे दी गई है सी, जम्मू एवं कश्मीर की। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत ने किस देश को $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? दोस्तों पिछले दिनों भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को $250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया है। दरअसल मालदीव के जो प्रधानमंत्री हैं दोस्तों इब्राहिम मोहम्मद सोली, इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया था और इसी के चलते भारत सरकार ने मालदीव को $250 मिलियन का ये ऋण प्रदान किया है। दोस्तों दुनिया भर की मेजर इकोनॉमीज जो हैं कोविड-19 जो महामारी है इसकी वजह से कोलैप्स हो रही है। मालदीव की बात करें तो मालदीव दोस्तों ऐसा देश है जहां पर इनकी अर्थव्यवस्था ही कंप्लीटली पर्यटन पर निर्भर है और पर्यटन तो कोविड-19 महामारी की वजह से ठप पड़ा हुआ है। इसलिए जो है इनकी जो जीडीपी है, इनकी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स कर रही है और इसी के चलते जो है ये हमारे देश से जो है इन्होंने लोन लिया है और इनके जो राष्ट्रपति महोदय हैं इन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री से आग्रह किया, जिसके बाद में भारत सरकार ने $250 मिलियन का जो ऋण है ये मालदीव की सरकार को प्रदान किया है। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारत ने किस देश को $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया? तो ये किया सी, मालदीव को। अगला प्रश्न है, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों पिछले दिनों हिस्टोरियन है एक रोमिला थापर, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट। पेंगुइन, रैंडम हाउस इंडिया और सीगल बुक्स द्वारा इस पुस्तक को प्रकाशित किया जाएगा। इस पुस्तक को अक्टूबर 2020 में प्रकाशित किया जाने का टारगेट रखा गया है। ये एक ऐतिहासिक निबंध है। आप सभी को याद होगा जो नागरिकता कानून आया था और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आया था, इसके खिलाफ भारत में जो हालिया विरोध हुए थे, इन्हीं विरोध पर इनकी ये पुस्तक जो है दोस्तों बेस्ड है। 2008 में इन्हें क्लोज प्राइज और 2005 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, लेकिन बाद में इन्होंने ये कहकर पुरस्कार लेने से मना कर दिया दोस्तों कि भाई हम जो है हमने ये संकल्प ले लिया है कि हम किसी भी प्रकार का राष्ट्रीय पुरस्कार जो है ये ग्रहण नहीं करेंगे। तो इसी के चलते जो है इन्होंने पद्म भूषण का पुरस्कार जो है इसे नहीं लिया था। प्रश्न पर वापस लौटते हैं, वॉइस ऑफ डिसेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ए, रोमिला थापर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, पैसेज भारत और किस देश के मध्य आयोजित होने वाला नौसैनिक अभ्यास है? तो पिछले दिनों दोस्तों रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और मध्य पूर्वी हिंद महासागर में जो हमारी भारतीय नौसेना है इनके मध्य में पैसेज एक्सरसाइज का शुभारंभ हो गया है। हमारा जो नौसेना का सह्याद्री और करमुक पोत है वो इस नौसैनिक अभ्यास में जो है भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस अभ्यास को आयोजित करने का मोटिव दोनों देशों की सेनाओं के मध्य में इंटर कैपेसिटी को बढ़ाना है। पैसेज एक्सरसाइज भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना टुकड़ी के मध्य क्षेत्र में एक दूसरे के बंदरगाहों या समुद्र में किया जाने वाला एक नियमित नौसैनिक अभ्यास है। तो इसे याद रखिएगा, परीक्षाओं में कई बार हमसे डायरेक्ट नाम लेकर के ही पूछ लेता है कि ये जो युद्ध अभ्यास है या ये जो नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित किया जाता है। तो हमारा जो प्रश्न है कि पैसेज भारत और किस देश की सेना के मध्य आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है श्री ऑस्ट्रेलिया के मध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों हर साल 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। ये दिन राइनो की 5 मौजूदा जो प्रजातियां हैं जो बची हुई हैं, इनके संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। आपने याद रखना है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जो कि हमारे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का एक प्रतीक है। हमारे यहाँ का दुनिया भर में भारत को जो है ये कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए जो है आकर्षित करता है। तो हमारे यहाँ का जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में, वो अपने एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। इस फैक्ट को याद कर लेना। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, इस फैक्ट को भी याद कर लेना। यही बस आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में हमसे पूछा है विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चर्चा में इसलिए है क्योंकि पिछले दिनों सीपीसीबी ने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया है। केंद्र सरकार की टेक्निकल यूनिट के रूप में 23 सितंबर 1974 को जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत सीपीसीबी यानी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना की गई थी। इसे याद रखना। ईयर जो है ये कई बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, तो इसका ईयर भी याद रखिएगा। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुई थी 1974 में। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व समुद्री दिवस या वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2020 को 24 सितंबर को एक ऑनलाइन कार्यक्रम के तौर पर विश्व स्तर पर मनाया गया है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे को मनाने की कोई डेट फिक्स नहीं होती है, लेकिन सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में ये किसी भी दिन मनाया जाता है और जो विभिन्न देशों की सरकारें होती हैं वो इस डेट को डिसाइड करती हैं। इस बार जो है दोस्तों 24 सितंबर को ये दिवस मनाया गया है। इस बार वर्ल्ड मैरीटाइम डे की थीम रही है सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट, जो कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जागरूकता बढ़ाने को प्रमोट करता है। हमारा प्रश्न जो है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब मनाया गया, तो इस बार ये मनाया गया 24 सितंबर को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों टाइम मैगजीन ने वर्ष 2020 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जो है ये जारी कर दी है, जिसमें 4 भारतीयों को शामिल किया गया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से सत्ता में आने के बाद इस सूची में चौथी बार शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री के अलावा प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता ये पायनियर श्रेणी में इनको जो है इस सूची में शामिल किया गया है। ये क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर हैं और HIV के इलाज के लिए ये काम कर चुके हैं। आयुष्मान खुराना आप सभी जानते हैं अभिनेता हैं, गायक हैं, इन्हें भी जो है इस सूची में शामिल किया गया है। इनके अलावा दोस्तों बिल्किस दादी जो कि शाहीन बाग के प्रदर्शन से मशहूर हुई थी, इन्हें भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो इन चारों नामों को हमें याद रखना है। प्रश्न में पूछा है कि कितने लोगों को शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 04 लोगों को। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की खुशी चिंदालिया को किस संगठन का क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया गया है। पिछले दिनों दोस्तों पर्यावरण के प्रति अटूट प्रेम के चलते सूरत की 17 वर्षीय खुशी चिंदालिया को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम टुंजा इको जनरेशन द्वारा क्षेत्रीय राजदूत यानी कि रीजनल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। तो हमारा जो प्रश्न है कि भारत की खुशी चिंदालिया को किस संगठन का क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया गया, तो ये बनाया गया है UNEP। UNEP का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों आपको मिलेगा केन्या की राजधानी नैरोबी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है कि सऊदी अरब ने किस देश की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। तो दोस्तों पिछले दिनों सऊदी अरब ने भारत समेत 3 देशों की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए। अब क्यों लगा दिए प्रतिबंध भाई? प्रतिबंध इसलिए लगा दिए दोस्तों क्योंकि सऊदी अरब में जो है कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी के मद्देनजर सऊदी अरब ने भारत, ब्राजील और अर्जेंटीना की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। कुछ दिन पहले दोस्तों हुआ ये था कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट सऊदी अरब पहुंची थी, उस फ्लाइट में कुछ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद में सऊदी अरब ने ये फैसला लिया है। न केवल सऊदी अरब ने बल्कि हांगकांग की सरकार ने भी जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस को जो है अपने यहाँ पे अभी
अभी प्रतिबंध लगा कर रखा हुआ है, क्योंकि हांगकांग भी जो फ्लाइट गई थी उसमें भी भारत से कुछ कोविड-19 के मामले जो हैं आए गए थे और इसी के चलते जो है इन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो हमारा जो प्रश्न है कि सऊदी अरब ने किस देश की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो ये लगा दिए हैं बी, भारत की यात्रा पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए इनमें से किस फाइटर पायलट का चयन किया गया है। दोस्तों शिवांगी सिंह, आप सभी बहुत जोर शोर से इनका नाम सुन रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा इस समय ये चर्चा में भी हैं। राफेल विमान के स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट बनने का गौरव जो है इन्हें प्राप्त होने वाला है। शिवांगी जी को देश के सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। शिवांगी जी की पोस्टिंग वर्तमान समय में राजस्थान में है। राफेल जैसे ही भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल MiG-21 बाइसन की जगह ले लेंगे, शिवानी जी जो है इस भूमिका में आ जाएंगी। हैदराबाद में ये अभी अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद में जो है दोस्तों ये राफेल लड़ाकू विमान को उड़ाएंगी और राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली ये पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बन जाएंगी। तो हमारा जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है बी, शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को स्थगित कर दिया गया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन जो है ये 20 नवंबर 2020 के बीच गोवा में आयोजित किया जाने वाला था और अब इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है 16 से 24 जनवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने गोवा के CM जो है प्रमोद सावंत जी, इनके साथ में इस संबंध में मीटिंग रखी थी। इनकी इनसे बातचीत भी हुई। मीटिंग के बाद में ये फैसला लिया गया दोस्तों कि कोरोना वायरस महामारी जो है इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसके चलते जो है इस कार्यक्रम का जो आयोजन है इसे टाल दिया जाना चाहिए और इसे जो है अगले वर्ष के लिए शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इस बैठक के बाद में ये फैसला लिया गया है। प्रश्न में हमसे पूछा है किस राज्य में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया को स्थगित कर दिया गया, तो ये कर दिया गया है डी, गोवा में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि SP बाला सुब्रमण्यम जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, ये कौन थे। तो दोस्तों पिछले दिनों महान गायक SP बाला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। इन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मर्यादा रमन्ना से अपनी गायकी करियर की शुरुआत की थी और इन्होंने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से भी अधिक गाने गाए थे। ये 74 वर्ष के थे। कोरोना से संक्रमित हुए थे पिछले महीने और पिछले दिनों चेन्नई स्थित निजी अस्पताल में इनका निधन हो गया है। तो प्रश्न जो है SP बाला सुब्रमण्यम जिनका पिछले दिनों निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये एक मशहूर गायक थे। तो दोस्तों यहीं पर समाप्त होता है हमारा वीडियो और उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीकली करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें और आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।